प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की निस्बत यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जब डीएनए की डुप्लीकेशन होनी है तो सिर्फ डीएनए ही तो डुप्लीकेट नहीं करना, बल्कि इसकी बजाय हमें मालूम है कि यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसके साथ एसोसिएटेड बहुत से प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे हिस्टोन्स हैं या डिफरेंट किस्म के नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, उन सबको भी डुप्लीकेट होना होता है, जिसकी वजह से अगर हम कहें कि रेप्लिकेशन जो डीएनए की मोलेकुलर लेवल पे अगर हम इसको देखते हैं तो वो कमोबेश सेम ही होती है प्रोकैरियोट्स की तरह से ही। वैसे ही इसमें इनिशिएशन होगी, उसी तरह से फिर इसमें एलोंगेशन होगी और टर्मिनेशन होगी, लेकिन ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होगी। तरीका इसका कमोबेश वैसा ही होगा। ये भी सेमी डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड ही बन रहा होता है इसमें भी, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के दौरान भी, और ये भी सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही होती है। लेकिन फिर भी ये प्रोकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन है डीएनए की, उससे काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होती है। हम इसके सारे स्टेप्स को यहाँ पे तफसील से आज डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन जब होती है तो उसमें काफ़ी सारे ओरिजिन्स बनते हैं। अब ये ओरिजिन एस फेज़ के स्टार्ट पे भी बन सकते हैं, कुछ कदरे एस फेज़ का टाइम गुजर चुका होता है तब स्टार्ट होते हैं, और कुछ जो रेप्लिकेशन ओरिजिन्स हैं ये टुवर्ड्स एंड ऑफ द एस फेज़ भी बन रहे होते हैं। जब सेल प्रोलिफरेट करता है तो उसमें करेक्ट जीन कॉपी नंबर मेंटेन किया जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये होता है कि कोई भी यूकैरियोटिक ओरिजिन एक से ज़्यादा दफ़ा एक एस फेज़ में शुरू नहीं हो सकता। एक एस फेज़ हो रही है एक सेल की, तो उस फेज़ के दौरान यूकैरियोटिक ओरिजिन सिर्फ एक दफ़ा ही इनिशिएट होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जितने भी ओरिजिन्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ओरिजिन्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। सो जितने भी ओरिजिन्स हैं वो सारे के सारे रेप्लिकेट करेंगे, और जब तक वो तमाम तर ओरिजिन्स रेप्लिकेट नहीं कर लेते उस वक्त तक यूकैरियोटिक सेल की एस फेज़ कॉन्टिन्यू रहती है। इस वजह से जो क्रोमोसोम है वो पूरे का पूरा एक एस फेज़ के बाद जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है, और जो जितना भी क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है सेल के अंदर वो सारे का सारा रेप्लिकेट करता है एक एस फेज़ के अंदर। ईस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है वो तकरीबन 11 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस जो है ये कंजर्व्ड है। इस 11 बेस पेयर के कंजर्व्ड सीक्वेंस के साथ आकर एक ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स अटैच होता है जो कि एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है। ये ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स इस साइट के साथ जो कि 11 बेस पेयर्स पे मुश्तमिल है ये इसके साथ अटैच रहता है, और सेल साइकिल की तमाम फेजेस इसी सूरत में ही पूरी होती हैं। तमाम फेजेस के दौरान ये जो ORC है या ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है ये इन 11 बेस पेयर्स के कंजर्व्ड सीक्वेंस के साथ अटैच रहता है। इसके अलावा रेप्लिकेशन के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ORC ही नहीं है बल्कि इसके साथ जो बाकी फैक्टर्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन फैक्टर्स हैं के इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो जैसे कि CDC6 है या CDT1 है, MCM है, ये सारे आके भी यहाँ पे ORC के साथ अटैच होते हैं। इन सारी प्रोटीन्स की जो ओरिजिन के साथ एसोसिएशन है वो फर्स्ट गैप यानी G1 में और M फेज़ ऑफ सेल साइकिल में होती है। G1 फेज़ के अंदर डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो कि आके ORC के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये ORC जो है ये बेसिकली ओरिजिन के साथ अटैच हुआ होता है, और इस तरह से एक प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इस तरह से एक प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एस फेज़ के अंदर रेप्लिकेशन के इनिशिएट होने के लिए साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। एक हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन है जो कि बेसिकली काइनेज इन नेचर है।
इसके दो सब यूनिट्स हैं DBF4 और CDC7। ये जो प्रोटीन काइनेज है ये G1 के अंदर यानी फर्स्ट गैप के अंदर एक्सप्रेस होती है। DBF4 और CDC7 दोनों सब यूनिट्स हैं जिन्हें हम DBF4 डिपेंडेंट काइनेज या DDK कहते हैं। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को DDK आके फॉस्फोरिलेट करता है। इस फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में जो CDC45 है ये आके अटैच होगा और इसके अटैच होने की वजह से MCM हेलिकेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब MCM हेलिकेज चूँकि अनवाइंडिंग करेगा और पेरेंटल DNA जो है उसकी स्ट्रैंड अनवाइंड होना शुरू हो जाएगी और इस अनवाइंडिंग के साथ ही CDC6 और CTD1 ये दोनों फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ये दोनों इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं ये रिलीज़ होंगे। अब जो DNA की सिंगल स्ट्रैंड बनेगी वहाँ पर आकर RPA अटैच हो जाएगा। अब एक DNA पॉलीमरेज अल्फा और एक प्राइमेज ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे जो कि डॉटर स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ORC इस सारे प्रोसेस में डबल स्ट्रैंडेड DNA के साथ अटैच रहता है और ये ओरिजिन सीक्वेंस पे ही मौजूद रहता है। अब जितनी भी बाकी एस फेज़ होती है उसमें और फिर सब्सिक्वेंटली G2 फेज़ में और अर्ली एना फेज़ में जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ही रहते हैं। हमने देखा था कि इनिशिएशन फैक्टर CTD1 और CDC6 फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में रिलीज़ हुए थे और ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि इन्हें B टाइप साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इनके फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में मेंटेन रखता है। होता क्या है कि जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को असेंबल नहीं कर पाते उस वक्त तक जब तक के B टाइप साइक्लिन्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो जाएं। अब डिग्रेडेशन के लिए यूबिक्विटिनेशन की ज़रूरत होती है। सो इसमें इसके साथ बहुत से यूबिक्विटिन आके अटैच होते जाएंगे। यूबिक्विटिन प्रोटीन होती है जो कि डिग्रेडेशन के लिए जब बहुत से जो यूनिट्स हैं इसके आके अटैच हो जाते हैं तो किसी भी ऐसी किसी भी प्रोटीन को या किसी भी काइनेज को या किसी भी साइक्लिन को अगर डिग्रेड करना हो तो उसकी पॉलीयूबिक्विटिनेशन करना पड़ती है। सो ये जो B टाइप के साइक्लिन्स होते हैं इनके साथ आके पॉलीयूबिक्विटिनेशन होगी और अल्टीमेटली इनको डिग्रेड कर दिया जाएगा और ये लेट एनाफेज में जाके होगा। सो लेट एनाफेज में जब B टाइप साइक्लिन्स की डिग्रेडेशन होगी तब ये पॉसिबल होगा कि इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स असेंबल कर सकें। जब तक कि ये डिग्रेडेशन नहीं होगी उस वक्त तक इनिशिएशन फैक्टर्स प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को असेंबल नहीं कर पाते।
रेप्लिकेशन फोक पे जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो तकरीबन हर तरह के जीनोम में मिलती जुलती ही होती हैं। अगर ये जीनोम वायरल हो या बैक्टीरियल हो, आर्की का हो या फिर यूकैरियोटिक हो, इन सब के सब जीनोम्स में रेप्लिकेशन के टाइम पे जो रेप्लिकेशन फोक है उस पर होने वाली एक्टिविटीज़ कमोबेश एक जैसी होती हैं। जितने भी रेप्लिकेशन सिस्टम्स हैं उनमें हेलिकेज की ज़रूरत होती है ताकि अनवाइंडिंग की जा सके। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी ज़रूरी होती हैं ताकि दोबारा से डीएनए आपस में बाइंड ना कर जाए। टोपोआइसोमरेज़ेस भी चाहिए होते हैं ताकि जो पॉजिटिव कॉइलिंग हो रही होती है वो रुक सके, उस पर जो टेंशन क्रिएट होती है डीएनए की सुपर कॉइलिंग की वजह से वो कम की जा सके। इसी तरह से प्राइमेजेस होते हैं जो कि प्राइमर को इनकॉर्पोरेट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेजेस इसकी एक्सटेंशन करते हैं जो डीएनए की बनने वाली नई स्ट्रैंड होती है। फिर इसी तरह से स्लाइडिंग क्लैंप की और क्लैंप होल्डर की ज़रूरत होती है ताकि जो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली प्लेस होकर काम कर सकें। और फिर डीएनए लाइगेजेस हैं जो कि बनने वाले गैप्स को आपस में लाइगेट करते हैं। सो जब एलोंगेशन होती है तो डीएनए अनवाइंड होता है, उसके बाद 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड बन रही होती है और इसमें शुरू में आके प्राइमर अटैच होगा जो कि आरएनए प्राइमर होगा। उसके बाद आके न्यूक्लियोटाइड जिसके साथ कॉन्टीन्यूसली अटैच होते जाएंगे और 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली लीडिंग स्ट्रैंड बन रही होती है। मीनवाइल जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके बनने के लिए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आके अटैच होते हैं। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं ये जैसे ही हर फ्रेगमेंट ने आके अटैच होना है उसके स्टार्ट में एक प्राइमर लगेगा और उस प्राइमर के साथ फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट अटैच होगा। अब जब आपने देखा कि डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड होती जा रही है हेलिकेज की एक्टिविटी की वजह से, तो दो तरह की लीडिंग स्ट्रैंड्स बन रही हैं। एक 5 to 3 डायरेक्शन में है, एक 3 to 5 डायरेक्शन में है। अब जो 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड है जो यहाँ आपको लोअर साइड पे नज़र आ रही है, उसके अगेंस्ट जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी वो 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रही होगी, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में आके यहाँ जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो डिसकंटिन्यूसली यहाँ सिंथेसाइज होते हैं। उनकी सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 प्राइम to 3 प्राइम ही होती है और ये उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आके अटैच हो रहे हैं जिसकी अपनी डायरेक्शन 5 प्राइम to 3 प्राइम है। यूकैरियोटिक डीएनए की रेप्लिकेशन में जब एलोंगेशन का स्टेप आता है तो वहाँ पे जो हमें मालूम है कि डीएनए के जो पॉलीमरेजेस हैं वो कई तरह के होते हैं, तो उसमें जो अल्फ़ा पॉलीमरेज है और जो प्राइमेज है एक्चुअली ये किसी भी डॉटर स्ट्रैंड के सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अल्फ़ा पॉलीमरेज बहुत ज़्यादा लेंथ डीएनए की नहीं सिंथेसाइज कर सकता बिकॉज इसकी जो प्रोसेसिविटी है वो कदरे कम होती है। सो यहाँ पे प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन या पीसीएनए जो कि एक क्लैंप है डीएनए का, और ये जो पॉलीमरेज डेल्टा है उसके प्रोसेसिविटी फैक्टर के तौर पे काम करता है। और अगर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आके अटैच नहीं होगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। सो बाकी की जो सिंथेसिस होती है वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा की मौजूदगी में होती है और उसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे पीसीएनए जो है उसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस या FEN1 ये जाकर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होगा, लेकिन ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के 3 प्राइम एंड पे अटैच होता है। इसकी वहाँ अटैचमेंट का मकसद ये होता है कि जो एडजेसेंट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है उसके 5 प्राइम एंड पे मौजूद प्राइमर को डिग्रेड किया जा सके। लेकिन ये एंडोन्यूक्लियस बज़ाते ख़ुद प्राइमर की डिग्रेडेशन नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम एंड पे मौजूद होता है वहाँ पे ट्राईफॉस्फेट
की मौजूदगी जो है, जो कि 5 प्राइम एंड पे ट्राइफॉस्फेट मौजूद होता है, उसकी वजह से FeN1 की एक्टिविटी हेल्ट हो जाती है। जब ये अपनी एक्टिविटी लूज़ कर देता है, इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, तो 5 प्राइम एंड पे ख़ुद से ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकेगा या एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि प्रपोज किए गए हैं। अब इसमें फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि प्राइमर और टेम्पलेट के दरमियान जो बेस पेयर्स हैं, जो इन दोनों को आपस में होल्ड किए रखते हैं, उनको हेलिकेज की एक्टिविटी के साथ इन बेस पेयर्स को तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्राइमर है वो मौजूद होता है कि उस पर DNA पॉलीमरेज डेल्टा अपना काम कर सके। अब DNA पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ पे अटैच होगा और इस प्राइमर को एक साइड पे पुश कर देगा, जिसकी वजह से फिर जो एडजेसेंट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है वो इस रीजन में अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि अब ये रीजन एक्सपोज हो जाता है। अब ये रीजन जो है ये फ्री है और RNA जो है वो एक साइड पे पुश हो चुका है, RNA प्राइमर, और इसकी वजह से यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट एक्सटेंड हो सकेगा और जो फ्लैप बनेगी उसको FeN1 के वजह से काट दिया जाएगा। अल्टीमेटली जो DNA लाइगेज है वो दोनों DNA के फ्रेगमेंट्स को आपस में लाइगेट कर देगा। अल्टरनेटिवली दूसरा एक मॉडल है जिसे हम RNase H मॉडल कहते हैं। RNase H बेसिकली एक एंजाइम है और ये RNA कंपोनेंट ऑफ प्राइमर को रिमूव करता है, क्योंकि ये RNA का जो पार्ट है प्राइमर का उसको डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखता है। अब जहाँ प्राइमर ख़त्म हो रहा है वहाँ लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो चूँकि RNA का पार्ट है तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, और उसके बाद आगे DNA के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो रहे हैं। अब लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA प्राइमर और फर्स्ट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उसको RNase H क्लीव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी यह है कि ये RNA पार्ट ऑफ द प्राइमर को डिग्रेड कर सकता है, ना कि उस बॉन्ड को जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है जो कि लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड और फर्स्ट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के दरमियान में मौजूद है। सो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा कि 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट मौजूद होगा। हालांकि ऑर्डिनरीली क्या होता है कि ट्राइफॉस्फेट मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे 5 प्राइम पे ट्राइफॉस्फेट मौजूद नहीं होगा, यहाँ 5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट मौजूद होगा, जिसकी वजह से फिर FeN1 अपनी एक्टिविटी शो करेगा और इसको कट कर देगा, और उसके बाद जो गैप होगा उसको DNA लाइगेज आके आपस में दोनों DNA के फ्रेगमेंट्स को लिंक कर देगा। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के डिफरेंट रीजन्स एक ही वक्त में तो रेप्लिकेट नहीं हो रहे होते। एक क्लस्टर होता है डिफरेंट रेप्लिकॉन्स का जो कि एक्टिवेट होता है। समटाइम ये 20 to 80 एडजेसेंट रेप्लिकॉन्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। अब रेप्लिकेशन का हमें मालूम है कि एस फेज़ के अंदर रेप्लिकॉन्स उस वक्त तक एक्टिवेट होते रहते हैं जब तक कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो जाता, और इसमें रेप्लिकेशन जो है वो एक ही दफ़ा होती है। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है तो उसका एक रीजन एक ही दफ़ा रेप्लिकेट होगा, और अब जो रीजन जो रेप्लिकॉन रेप्लिकेट हो चुका है उसको दूसरे रेप्लिकॉन से डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी होता है कि उसकी दूसरी दफ़ा फिर से रेप्लिकेशन ना हो जाए। यानी सेल का जो क्रोमोसोमल DNA है वो सिर्फ एक ही दफ़ा एक सेल साइकिल में रेप्लिकेट होना है। अब उसको डिस्टिंग्विश करना होता है बाकी के रेप्लिकॉन्स से जो ऑलरेडी रेप्लिकेट हो गया और जिसने भी रेप्लिकेट होना है। वो दो तरह के रेप्लिकॉन्स अगर हैं तो वो दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं। अब होता क्या है कि जब G1 फेज़ शुरू होती है सेल साइकिल की, तो वहाँ पे एक प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्ट में कि वो ओरिजिन की साइड पे आके बना है। अब ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स सिर्फ G1 फेज़ के अंदर बन सकता है, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स दोबारा किसी और फेज़ में मतलब S में या G2 में नहीं बन सकता। इस प्रोसेस को लाइसेंसिंग कहते हैं,
क्योंकि जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ तब रेप्लिकेशन अपनी स्टार्ट करेगा जब एस फेज स्टार्ट हो जाएगी। एस फेज स्टार्ट होगी तो ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा। G1 फेज़ के अंदर ये एक्टिवेट नहीं होगा और रेप्लिकेशन नहीं होगी। और उसके बाद जब डिफरेंट रेप्लिकॉन्स बनेंगे, पूरी एस फेज़ में डिफरेंट रेप्लिकॉन डिफरेंट टाइम पे बनते रहते हैं, कुछ इकट्ठे भी शुरू हो जाते हैं, और लेकिन एक जो पार्ट ऑफ डीएनए है, एक रेप्लिकॉन है, वो एक ही दफ़ा रेप्लिकेट करेगा। और जब तक तमाम क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो जाता उस वक्त तक एस फेज़ कंटिन्यू रहती है। और जब डीएनए की रेप्लिकेशन को टर्मिनेट होना होता है तो उस वक्त जितने भी प्राइमर्स हैं जो कि आरएनए प्राइमर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो गैप होता है उसको डीएनए लाइगेज ख़त्म करके उन दोनों फ्रेगमेंट्स को, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन्हें आपस में लाइगेट कर देता है और लाइगिंग स्ट्रैंड भी कंप्लीट हो जाती है। यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में सर्कुलर फॉर्म भी होती है जैसे कि प्लाज्मिड्स होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए है ये लीनियर है, और इसका लीनियर होना ही इसकी रेप्लिकेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा होता है। उसकी वजह क्या है कि जब स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बनना शुरू होती है तो उसके हर सेगमेंट के लिए जो आरएनए का प्राइमर आके 5 प्राइम एंड पे अटैच होता है, और उसके बाद ही डीएनए की एलोंगेशन शुरू हो सकती है। उसकी इनिशिएशन आरएनए प्राइमर से होती है। इस आरएनए प्राइमर को रिप्लेस करके वहाँ पे डीएनए अटैच करना होता है, लेकिन ये चूँकि आरएनए डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है तो अल्टीमेटली उसमें डीएनए का पार्ट होना चाहिए। इस आरएनए प्राइमर को कट ऑफ करना होता है और उसको रिप्लेस किया जाता है डीएनए के साथ, लेकिन ये रिप्लेसमेंट बहुत इजी नहीं होती। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो पॉलीमरेज आके इस जगह पे बाइंड करे और आरएनए के प्राइमर को रिप्लेस करके डीएनए वहाँ पे अटैच करे, उस पॉलीमरेज के लिए जो स्पेस चाहिए वो स्पेस ही अवेलेबल नहीं होती। उस प्लेस की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वहाँ पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर सकता। अब जो एक्सट्रीम एंड्स हैं क्रोमोसोम के, वहाँ पे ये सिंथेसिस नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट प्राइमर है उसको रिमूव करके वहाँ डीएनए बनाया जा सके, ये पॉसिबल नहीं होता। ये वजह है कि लैगिंग स्ट्रैंड की लेंथ कदरे कम होती है, एटलीस्ट इतनी कम होती है वो टेम्पलेट से जितनी के लेंथ ऑफ प्राइमर है। इस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बिल्कुल एंड पे मौजूद होते हैं लीनियर क्रोमोसोम के, और उनको टीलोमेर्स कहा जाता है। टीलोमेरिक डीएनए का सीक्वेंस काफ़ी अनयूजुअल होता है। ये 3 प्राइम टर्मिनस बनाता है हर क्रोमोसोम का, और इसमें जो एंड पे सीक्वेंस मौजूद होता है इसमें थाउजेंड्स में टैंडम रिपीट्स मौजूद होती हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, और ये स्पीशीज़ डिपेंडेंट हैं कि हर स्पीशीज़ के अंदर मौजूद ये टीलोमेरिक जो टैंडम रिपीट्स हैं ये डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये रीजन जी रिच सीक्वेंस का होता है। टीलोमेरिक डीएनए के अंदर जो जी रिच रिपीट्स हैं उनको सिंथेसाइज करने वाला जो एंजाइम है उसको टीलोमेरेज कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट में 3 प्राइम एंड पे टीलोमरेज जो है वो टैंडम रिपीट्स को ऐड करता है, जिसका सीक्वेंस TTT-GGG होता है। टीलोमरेज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। इसका जो आरएनए कंपोनेंट है वो टीलोमेरिक सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये सीक्वेंस एक टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जिसमें आरएनए से दोबारा डीएनए बन सकता होता है। तो ये एक किस्म का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिएक्शन ही होता है जिसमें आरएनए का ये सीक्वेंस एज अ टेम्पलेट काम करेगा और टीलोमेरिक सीक्वेंस को सिंथेसाइज करेगा। इसकी ट्रांसलोकेशन डीएनए के 3 प्राइम एंड पे हो सकती है और ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता रहता है। एक सेल साइकिल में एक दफ़ा डीएनए रेप्लिकेट होता है और सेल डिवाइड करता है।
अगर डीएनए टेलोमरेज अपना काम प्रॉपरली ना करें तो क्रोमोसोम की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी और हर एक सेल डिवीजन में ये लेंथ 50 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स तक शॉर्ट हो सकती है। ये जो टेलोमरेज का फंक्शन है, ये चूँकि वक्त के साथ साथ इसमें लॉस ऑफ फंक्शन आता है, ये फंक्शन पूरा प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर पाता जैसे जैसे सेल डिवीजन्स होती जाती हैं। यही वजह है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एजिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि इनके जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर टेलोमरेज में लॉस ऑफ फंक्शन होता रहता है। और यही वजह है कि हम हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि किस तरह से एजिंग का प्रोसेस होता है। जो कैंसर सेल्स हैं उनमें टेलोमरेजेस एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। टेलोमेरिक डीएनए का ऐसा पार्ट जो कि एक्सपोज हुआ हो अगर, तो उस एक्सपोज्ड पार्ट में एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि क्रोमोसोम एंड टू एंड फ्यूजन शो कर सकता है, यानी दो क्रोमोसोम्स जो उनके एंड आपस में फ्यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो यकीनन क्रोमोसोम इनस्टेबल हो जाएगा और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से सेल की डेथ भी हो सकती है। इस इंस्टेबिलिटी को और क्रोमोसोम के आपस में फ्यूजन से बचने के लिए होता क्या है कि डीएनए पे कैपिंग की जाती है। टेलोमेरिक डीएनए के साथ डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि आके अटैच होती हैं और वो टी लूप्स बना देती हैं डीएनए के अंदर। थैंक यू।